बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन। ठीक है, डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन में हम कौन से टॉपिक आज कवर करेंगे? उनमें है टॉर्टिकुलस, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड फ्लैट बैक। पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्टिकुलस डेफिनेशन देखते हैं। टॉर्टिकुलस इज अ सिम्टम रिलेटेड टू टर्निंग और बेंडिंग ऑफ द नेक। ये एक अलामत है जिसमें क्या होता है कि नेक या तो एक साइड को टर्न हो जाती है या बेंड हो जाती है। मैनी डिफरेंट कॉजेज आर पॉसिबल, इसकी काफ़ी सारी कॉजेज हैं। ठीक है, इन न्यू बॉर्न्स टॉर्टिकुलस यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी और द इन्फेंट्स पोजिशन इन द वॉम। न्यू बॉर्न के अंदर जो टॉर्टिकुलस की कॉजेज हैं उनमें या तो बर्थ के दरमियान या लेबर के दरमियान, डिलीवरी के दरमियान अगर कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, या वॉम के अंदर बेबी की जो स्पेसिफिक पोजीशन है उसकी वजह से टॉर्टिकुलस हो सकता है। लेस ऑफन इट इज कॉज्ड बाय बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से टॉर्टिकुलस होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बाय बर्थ जो डिफेक्ट होते हैं वोम के अंदर एबनॉर्मल पोजीशनिंग की वजह से हो सकती है, ड्यूरिंग लेबर हो सकती है, डिलीवरी के टाइम पे हो सकती है। ठीक है, जिस वक्त डिलीवरी हो रही हो, और उसके अलावा इन्फेंट की जो पोजीशन है। ठीक है, इन ओल्डर चिल्ड्रन टॉर्टिकुलस में रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू द नेक मसल्स, कॉमन इन्फेक्शंस और अदर कॉजेज। ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर जो टॉर्टिकुलस की कॉज है वो किस वजह से हो सकती है? या तो इंजरी की वजह से हो सकती है नेक मसल्स की, या नेक मसल्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो, या सम अदर कॉजेज है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? No, sir. अच्छा, व्हाट डज इट लुक लाइक? ये किस तरह का नजर आएगा टॉर्टिकुलस? एबनॉर्मल ट्विस्टिंग ऑफ द नेक। इसमें जो नेक होगी वो एबनॉर्मली ट्विस्ट होगी। पेशेंट जो है वो स्ट्रेट नहीं, यानी कि अपनी नेक को स्ट्रेट नहीं कर सकेगा। उसकी नेक एक साइड को abnormally mild से twisted होगी। Usually child's head is tipped towards one side। इसमें जो चिल्ड्रन बच्चे का जो हेड होगा वो एक साइड को टिप्ड होगा, with the chin pointing in other direction। और उसकी जो ठोड़ी होगी, जो चिन होगी, वो दूसरी तरफ को पॉइंट होगी, दूसरी तरफ को होगी। ठीक है, अपोजिट साइड को होगी। पेनफुल स्पैज्म ऑफ नेक मसल्स में अकर। जब एक ही पोजीशन में उसकी जो गर्दन है वो लंबे अरसे तक रहेगी तो उसकी वजह से मसल स्पैज्म हो सकता है। नेक के मसल जो हैं उनमें स्पैज्म डेवलप हो सकते हैं। अदर सिम्टम्स में बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द कॉज। कुछ दूसरी सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि टॉर्टिकुलस की कॉज क्या है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ टेंडर लिम्फ नोड इफ द कॉज इज इन्फेक्शन। अगर वो जो टॉर्टिकुलस है वो इन्फेक्शन की वजह से है, एब्सेस की वजह से है, पस की वजह से है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो लोकल लिम्फ नोड्स होंगे वो स्वेल अप हो जाएंगे। ठीक है, वो टेंडर होंगे। जिस वक्त उनके ऊपर हाथ लगाएंगे पेशेंट को पेन फील होगी। अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। नो सर। टॉर्टिकुलस की कॉजेज में क्या है? टॉर्टिकुलस मे बी इनहेरिटेड, may be acquired, inherited due to changes in your genes। जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई चेंजेस आए तो उस वजह से टॉर्टिकुलस हो सकता है, लेकिन ये रेयर कॉज है। ठीक है, acquired is a common cause, develops as a result of damage to the nervous system। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो उस वजह से हो सकता है। अपर स्पाइन or muscles। If the condition occurs without a known cause, it is called idiopathic। अगर तो इन कंडीशंस में से कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी तो हमें एटियोलॉजी पता है। अगर हमें एटियोलॉजी ना पता हो, अगर हमें कॉज ना मिल सके, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडियोपैथिक टॉर्टिकुलस। इज दैट क्लियर? सो गए सब? नो सर। क्लियर। In newborn, torticollis most often results from causes related to the muscles in the neck and shoulder area। Newborns के अंदर जो torticollis होगा mostly neck और shoulder के muscles उसमें involve होते हैं। It may be caused by injury to the neck muscles during difficult delivery
ये कब हो सकता है? ड्यूरिंग लेबर, अगर प्रोलॉन्ग लेबर हो, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो, तो उस कंडीशन में टॉर्टिकुलस हो सकता है। अब नॉर्मल पोजीशन हो अगर वोम के अंदर चिल्ड्रन की, उस वजह से हो सकता है, ठीक है, या ड्यूरिंग बर्थ अगर कोई इंजरी हो जाए उस वजह से टॉर्टिकुलस हो सकता है। इन ओल्डर चिल्ड्रन पॉसिबल कॉज ऑफ टॉर्टिकुलस इंक्लूड्स, न्यू बॉर्न के अंदर यही कॉजेज हैं। ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर टॉर्टिकुलस की कौन कौन सी कॉजेज हो सकती हैं? इंजरी टू द नेक मसल्स, समटाइम्स द ट्रॉमा इज माइनर सच एज स्लीपिंग इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, या तो नेक मसल्स की इंजरी होगी, ठीक है, इंजरी की वजह से ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इंजरी होगी, इंजरी में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं कि माइनर ट्रॉमा भी उसमें एडिड है, ठीक है, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। माइनर ट्रॉमा लाइक अब नॉर्मल पोजीशन में अगर सो जाए, ठीक है, उसी पोजीशन में लंबे अरसे तक जब सोया रहेगा, ठीक है, 2 घंटे तक, घंटे तक, 4 घंटों तक, उस वजह से क्या होगा, मसल स्पैज्म हो जाएगा, तो उस वजह से वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में अपनी नेक को रखेगा, जिसको हम टॉर्टिकुलस का नाम देते हैं। मच लेस ऑफन द वर्टिब्रा इन द नेक में बिकम डिसलोकेटेड, ये वाला जो कॉज है ये कम है, ठीक है, ये वाली कॉज रेयर है एज कंपेयर टू ट्रॉमा। उसमें क्या हो सकता है कि मसल के जो नेक के वर्टिब्रा हैं वो डिसलोकेट हो सकते हैं और फ्रैक्चर्ड बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, या नेक का जो वर्टिब्रा हैं वो फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है, ये लेस कॉमन कॉज है डिसलोकेशन और फ्रैक्चर ऑफ द वर्टिब्रा। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन द नेक, मेरा सवाल है कि अगर नेक के एरिया में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, द लिम्फ नोड्स इन द नेक में बिकम इन्फेक्टेड और इन्फ्लेम्ड, नेक के अंदर जो लिम्फ नोड है वो इन्फेक्ट हो जाएंगे और इन्फ्लेम हो जाएंगे, इंटरफेयरिंग विद द नॉर्मल नेक मोशन। और वो क्या करेंगे कि जिस वक्त जो पेशेंट है वो नेक को मूव करेगा, उस टाइम पे पेशेंट को पेन होगी, तो जिस वक्त पेशेंट को पेन होगी तो पेशेंट ट्राई करेगा कि वो अपनी नेक को मूव ना करे, ठीक है। Less commonly, torticollis may be caused by deeper infection such as an abscess. एब्सेस की वजह से भी टॉर्टिकुलस हो सकता है, ठीक है, एब्सेस की वजह से भी वही सेम पेन के फीचर्स आएंगे, इन्फ्लेमेशन के फीचर्स आएंगे, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन होगा वो अपनी जो नेक है उसे मूव नहीं करेगा, ठीक है, उस वजह से भी टॉर्टिकुलस हो सकता है, लेकिन ये लेस कॉमन कॉज है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? Yes, What are the symptoms of torticollis? Symptoms: limited range of motion of head. हेड की जो रेंज ऑफ मोशन होगी वो लिमिट हो जाएगी। नॉर्मली जितना एक हेड मूव कर सकता है उससे उसकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हेडिक होगी, ठीक है। हेड ट्रिमर्स हो सकते हैं, नेक पेन हो सकती है क्योंकि नेक के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर मसल स्पैज्म है या नेक में कोई इन्फेक्शन है, डीप सीटेड इन्फेक्शन है, एब्सेस है, ठीक है, या उसी का पे कोई ट्रॉमा हुआ है तो उस वजह से नेक पेन हो सकती है। शोल्डर दैट इज हायर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, इसमें क्या होगा कि एक साइड का शोल्डर जो होगा वो हाई होगा, दूसरी साइड का जो शोल्डर होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा, लो होगा। स्टिफनेस ऑफ द नेक मसल्स, एक ही जगह पे नेक को रखने की वजह से जो नेक के मसल्स हैं वो स्टिफ हो सकते हैं। स्वेलिंग ऑफ द नेक मसल्स पॉसिबली प्रेजेंट एट बर्थ, अगर ड्यूरिंग बर्थ कोई ट्रॉमा की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ जो उसके नेक मसल्स होंगे वो स्वेल होंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको स्वेलिंग मिलेगी। द बेबीज हेड मे बी फ्लैटेंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिमेनिंग इन वन पोजिशन, दिस मे बी कॉल्ड प्लिग्मोस्फेलिक, ठीक है। पेशेंट जो बेबी होगा, ठीक है, इन्फेंट जो होंगे उनके अंदर प्लिग्मोस्फेलिक डेवलप हो सकती है। प्लिग्मोस्फेलिक में क्या होगा कि एक ही पोजीशन में जब बेबी लेटा रहेगा तो उसका जो हेड होगा उस वो अनइवन हो जाएगा, ठीक है, उसमें सिमेट्री नहीं रहेगी। आप एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, साइड वाइज तो आपको ठीक नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसको टॉप से देखेंगे तो आपको अनइवननेस नजर आएगी। इज दैट क्लियर? yes, sir. डायग्नोसिस, हिस्ट्री, हिस्ट्री की बेसिस पे हम डायग्नोसिस अपनी सेट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे हम उसकी डायग्नोसिस सेट करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जाम करेंगे। उसके अलावा हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए रेडियोग्राफ ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, हम सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, एमआरआई ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन,
सर्वाइकल स्पाइन का एमआरआई करवा सकते हैं। अगर एक्सरे के ऊपर भी हमारी डायग्नोसिस कंफर्म ना हो तब हम जाएंगे एमआरआई की तरफ, ठीक है। उसके अलावा आई एग्जाम करवा सकते हैं, ठीक है। आई एग्जामिनेशन इस वजह से करवाएंगे कि एक ही पोजीशन में रहने की वजह से पेशेंट के अंदर निस्टिगमस हो सकता है, ठीक है, और आई के मूवमेंट के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? स्क्विंट की वजह से भी टॉर्टिकुलस हो सकता है। आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. ट्रीटमेंट अब क्या होगा टॉर्टिकुलस का? ट्रीटमेंट ऑफ टॉर्टिकुलस डिपेंड्स ऑन द कॉज। जैसा कि हमने देखा कि टॉर्टिकुलस की डिफरेंट कॉजेज हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि किस वजह से टॉर्टिकुलस हुआ है। फॉर न्यू बॉर्न्स विद टॉर्टिकुलस जेंटल मोशन ऑफ द हेड एंड नेक इज रिकमेंडेड। उनके हेड और नेक को जेंटली मूव करवाना है, ठीक है। ये नहीं है कि ज़्यादा मूव करवाएं, जेंटली टू स्ट्रेच द मसल्स, ताकि उन मसल्स को स्ट्रेच मिले, ठीक है, उनका जो स्पैज्म है वो रिलीफ हो। ऑफन अ फिजिकल थेरेपिस्ट इज इन्वॉल्व, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट इन्वॉल्व होगा टू अवॉइड इंजरी, यानी कि एक लिमिट तक ही उनको स्ट्रेच करवाना है। ये नहीं है कि बस गर्दन को रोड़ दो, ठीक है। दिस शुड बी डन ओनली एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। ये सिर्फ उस टाइम पे करना चाहिए जिस टाइम पे डॉक्टर इसको रिकमेंड करे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. For older children with torticollis related to infection or inflammation, ट्रीटमेंट में इंक्लूड, जो ओल्डर चिल्ड्रन होंगे उनमें हमने देखा कि टॉर्टिकुलस की डिफरेंट आगे कॉजेज थी। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होगी तो उसमें हमने क्या करना है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करना है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन है तो उसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को हम रेस्ट देंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा है, इन्फ्लेमेशन, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस यूज़ करेंगे सच एज आइबुप्रोफेन, ठीक है। ये पेन किलर के तौर पे भी काम करती है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगी। पैसिव मोशन टू कीप द मसल्स फ्रॉम गेटिंग स्टिफ, और उसके अलावा जो नेक है उसकी पैसिव मूवमेंट करवाएंगे, पेशेंट को कहेंगे कि अपने नेक को थोड़ा मूव करें ताकि उसके मसल्स जो हैं वो स्टिफ ना हो। इफ द कॉज इज रिलेटेड टू ट्रॉमा, अगर जो टॉर्टिकुलस की कॉज है वो ट्रॉमा से रिलेटेड है, इवन स्लीपिंग पोजीशन ट्रीटमेंट में इंक्लूड मसल रिलैक्सेंट, यानी कि पेशेंट एक स्पेसिफिक पोजीशन में लेटा रहा, जब सुबह को उठा तो उसको नेक पेन थी, वो अपनी नेक को एक स्पेसिफिक जगह से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता था, ठीक है। ये ड्यूरिंग स्लीप ये वाला जो ट्रॉमा हुआ तो उसमें हमने क्या करना है, मसल रिलैक्सेंट देने हैं, ठीक है, सच एज वेलियम, जिसका जनरल नेम है डायज़ेपाम। उसके अलावा पैसिव मोशन करवानी है ताकि पेशेंट के जो नेक मसल्स हैं वो स्टिफ ना हो। आ सॉफ्ट कॉलर और ब्रेस सपोर्ट टू द नेक, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि नेक को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्ट कॉलर यूज कर सकते हैं या ब्रेस यूज कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. यानी कि हमारे पास जो भी कॉज है हमने उसको ट्रीट करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं टॉर्टिकुलस की? कॉम्प्लिकेशंस में इंक्लूड मसल स्वेलिंग ड्यू टू कांस्टेंट टेंशन। कांस्टेंट टेंशन यानी कि एक ही पोजीशन में रहने की वजह से स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर टेंशन जो है वो इंक्रीज होगी। कुछ मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स होंगे, कुछ मसल्स के ऊपर टेंशन इंक्रीज होगी। कांस्टेंट टेंशन की वजह से उन मसल्स की स्वेलिंग हो जाएगी। नर्वस सिस्टम सिम्टम्स ड्यू टू प्रेशर ऑन द नर्व रूट, अगर किसी नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन हो रही है, किसी नर्व रूट की कंप्रेशन हो रही है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो उसकी वजह से उस स्पेसिफिक नर्व के अकॉर्डिंगली सिम्टम्स आने स्टार्ट हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. स्पाइन हैज 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स। स्पाइन में 3 टाइप्स की कर्व्स हो सकती हैं, काइफोटिक कर्व्स, लॉर्डोटिक कर्व्स और स्कोलियोटिक कर्व्स। काइफोटिक कर्व्स रेफर्स टू आउटवर्ड कर्व ऑफ द thoracic spine at the level of the ribs, ठीक है। इसमें क्या होगा, आउटवर्ड कर्वेचर होगा। लॉर्डोटिक में क्या होगा, इनवर्ड कर्वेचर होगा, रेफर्स टू द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन। उसमें है थोरेसिक स्पाइन में, इसमें लंबर स्पाइन में होगा।
लॉर्डोटिक में। अ स्मॉल डिग्री ऑफ बोथ काइफोटिक एंड लॉर्डोटिक कर्वेचर इज नॉर्मल। काइफोटिक और लॉर्डोटिक कर्वेचर जो है, अगर वो उसकी जो डिग्री है वो इतनी सीवियर नहीं है तो वो जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसको इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, वो उसको नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा स्कोलियोटिक कर्विंग, स्कोलियोटिक कर्विंग में क्या होगा, इज अ साइड वे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एंड इज ऑलवेज एबनॉर्मल। इसमें क्या होगा, साइड वेज को कर्वेचर होगा, एस की शक्ल का होगा स्कोलियोटिक। तो उसमें क्या होगा, साइड वे कर्वेचर की वजह से पेशेंट का रिस्पिरेटरी ट्रैक का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला जब भी होगा ये हमेशा एबनॉर्मल होगा। इसमें थोड़ा बहुत कर्वेचर अगर हो स्कोलियोटिक का तो हम उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे। जिस तरह हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत लॉर्डोटिक हो या थोड़ा बहुत काइफोटिक हो तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन स्कोलियोटिक में थोड़ा बहुत भी अगर हो तो उसको हम एबनॉर्मल ही कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर? आवाज आ Yes, रही है आप sir. लोगों? स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस इज द लेटरल कर्वेचर, ठीक है, lateral curvature of the spine. As the spine curve, the vertebra rotates, pulling the ribs along. इसमें क्या होगा कि lateral curvature होगा, side wise इसमें जो vertebra होंगे वो move हो जाएंगे, ठीक है, pulling the ribs along. Generally a sideway curvature greater than 10 degree is considered scoliosis. अगर 10 डिग्री से ज्यादा sidewise curvature हो तो उसको हम scoliosis लेबल करेंगे, ठीक है। स्कोलियोसिस में आप ये देखें कि ये स्ट्रेट स्पाइन है और ये क्या है, साइड वाइड कर्वेचर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जो साइड वाइज है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस। एज फॉर साइड वाइज, एज फॉर स्कोलियोसिस। डिपेंडिंग ऑन द एटियोलॉजी, स्कोलियोसिस इज ऑफ 3 मेजर टाइप्स। एटियोलॉजी की बेसिस पे स्कोलियोसिस की 3 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, congenital, neuromuscular and idiopathic. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Idiopathic. Idiopathic is the most common type. It is grouped by age. एज के लिहाज से इसको आगे ग्रुप्स में चेंज किया गया, यानी कि ग्रुप्स में इसे डिवाइड किया गया इन चिल्ड्रन एज 3 एंड यंगर, ठीक है। 3 साल या 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनमें जो स्कोलियोसिस होगी उसको बोलेंगे इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस। इन किड्स एज 4 to 10 दे आर अगर इस रेंज में स्कोलियोसिस होगी उन बच्चों को, उनमें अगर स्कोलियोसिस होगी तो उस स्कोलियोसिस को हम नाम देते हैं जुवेनाइल स्कोलियोसिस। इन ओल्डर किड्स एज 11 to 18 एडोलेसेंट स्कोलियोसिस, ठीक है। 11 साल से लेके अगर 18 साल तक बच्चों में स्कोलियोसिस आपको मिलता है तो उसको एडोलेसेंट स्कोलियोसिस का नाम देते हैं। मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स गर्ल्स, ये मोस्टली गर्ल्स को अफेक्ट करेगा। कर्विंग जनरली गेट्स वर्स ड्यूरिंग अ ग्रोथ स्पर्ट, जिस वक्त ग्रोथ की स्पर्ट आएगी, जिस वक्त जो चिल्ड्रन होगा वो तेजी से ग्रो कर रहा होगा, उस टाइम पे जो स्कोलियोसिस है वो वर्स होगी, ठीक है, उस टाइम पे वो ज्यादा वर्स होगी। यहाँ तक एडियोपैथिक की समझ आई है आप लोगों को? एडियोपैथिक का मतलब वो है जिसकी हमें कॉज का नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है। एडियोपैथिक को आगे हमने मजीद 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस, जुवेनाइल स्कोलियोसिस एंड एडोलेसेंट स्कोलियोसिस। उसके बाद है congenital scoliosis. This type of scoliosis is present at birth. It occurs when the baby's ribs or spine bone do not form properly. ये उस वक्त होगा, ये by birth present होता है congenital scoliosis, और ये इस वजह से होता है कि बेबी के कुछ रिब्स या स्पाइन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, ठीक है। जब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी तो उस साइड को बेंड हो जाएगी, जिस वक्त उस साइड को बेंड होगी तो उस वजह से स्कोलियोसिस होगी। न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, दिस टाइप इज कॉज्ड बाय अ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम दैट अफेक्ट योर मसल्स। ये नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है जो कि आपके मसल्स को इफेक्ट करता है, सच एज सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की वजह से हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा एंड पोलियो, ठीक है। अप टिल नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir.
अगर नहीं समझ आ रही तो मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर, आ गई है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगी स्कोलियोसिस की? यूजुअली देयर आर नो सिम्टम्स बट सिम्टम्स कैन इंक्लूड, इसमें मोस्टली सिम्टम्स नहीं होती, ठीक है, जब तक ये माइल्ड टू मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट में भी समवट सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, ज़्यादा सिम्टम्स आती हैं सीवियर केसेस में। यूजुअली देयर आर नो सिम्टम्स बट सिम्टम्स कैन इंक्लूड बैक एक और लो बैक पेन, ठीक है, इसकी वजह से बैक पेन हो सकती है। टायर्ड फीलिंग इन द स्पाइन आफ्टर सिटिंग और स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिस वक्त लंबे टाइम के लिए पेशेंट जो है वो बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में वो थक जाएगा, जल्दी थक जाएगा एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। स्कोलियोटिक पर्सन जो है वो जल्दी थक जाएगा। अनइवन हिप और शोल्डर्स, वन शोल्डर में बी हायर देन द अदर, इसमें क्या होगा, स्कोलियोसिस की वजह से अनइवन शोल्डर हाइट होगी, ठीक है, एक शोल्डर ऊपर होगा और दूसरा जो होगा वो नीचे होगा, ठीक है। इसी तरह जो हिप होगी वो भी, उसका भी जो लेवल है वो एक जैसा नहीं होगा, एक साइड पे हायर होगा, दूसरी साइड पे लो होगा। स्पाइन कर्व्स मोर टू वन साइड, इसमें क्या होगा, जो स्पाइन की कर्व है वो एक साइड पे ज्यादा होगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है सिम्टम्स में? नो सर। उसके अलावा एक और सिम्टम होता है स्कोलियोसिस में, इसमें ये होता है कि ये अगर ये सीवियर हो जाए तो जिस साइड पे स्कोलियोसिस होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड बेंडिंग हुई है तो लेफ्ट साइड का जो लंग है उसको कोलैप्स करवा सकता है, ठीक है। जिस वक्त लेफ्ट साइड का लंग है वो कोलैप्स हो जाएगा तो उसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है। और जो लंग है जब वो कोलैप्स कर जाएगा तो उसकी वजह से जो दूसरी साइड पे वो फुल हो जाएगा, ठीक है। और एक्सरे के ऊपर आपको वो वाली फाइंडिंग्स मिलेंगी, रिस्पिरेटरी फाइंडिंग्स। Diagnosis on examination, physical examination, one shoulder is higher than the other, pelvis is tilted, pelvis जो होगी वो tilt होगी, ठीक है ना, थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी। और जो शोल्डर होगा, एक साइड का शोल्डर थोड़ा सा हाई होगा एज कम्पेयर टू द अदर शोल्डर। एक्सरे ऑफ द स्पाइन, स्पाइनल कर्व, ठीक है। और डायग्नोसिस के लिए हम कौन सी चीज़ें देखेंगे, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमने करना है, उसके अलावा स्पाइन का एक्सरे करवाना है, उसके अलावा स्पाइनल कर्व मेजरमेंट, और उसके अलावा स्पाइनल कर्व की मेजरमेंट करनी है स्कोलियोमीटर की मदद से। ये वाला जो आपको आला नजर आ रहा है ये है स्कोलियोमीटर, ठीक है। इससे हम हाइट देख लेते हैं कि कितना हाइट कितनी ज़्यादा है। MRI ऑफ द स्पाइन, और उसके अलावा हम स्पाइन की MRI करवा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवा सकते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए हम करवा रहे हैं, अपने डायग्नोसिस सेट करने के लिए और उसकी एक्सटेंट देखने के लिए कि स्कोलियोसिस कहाँ तक डेवलप हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ट्रीटमेंट, Yes, sir. ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स। द कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस, जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि उसकी कॉज क्या है, ठीक है। कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस, वेयर द कर्व इज इन द स्पाइन, और उसके अलावा डिपेंड करेगा कि कितनी कर्व आ चुकी है स्पाइन के अंदर और किस जगह पे है। हाउ बिग द कर्व इज, ठीक है, कितनी ज्यादा है कर्व। इफ द बॉडी इज स्टिल ग्रोइंग, अगर बॉडी स्टिल ग्रो कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर वो चिल्ड्रन के अंदर है तो उसमें आपको पता है कि बच्चे ने आगे ग्रो करना होता है, ठीक है। जिस वक्त ग्रोथ होगी उस वक्त जो स्कोलियोसिस होगा वो मजीद वर्स होगा। मोस्ट पीपल विद आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस डू नॉट नीड ट्रीटमेंट, आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। हाउएवर should be checked by a doctor about every 6 month, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं जिनकी जो स्कोलियोसिस है वर्स नहीं हो रही, जहां पर थी उसी जगह पे रुकी हुई है, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए कह रहे हैं कि हर 6 महीने बाद वो डॉक्टर को विजिट करे, ठीक है। डॉक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे करवाएगा, ठीक है, और एक्सटेंट देखेगा आया कि स्कोलियोसिस उसी जगह पे है या इंक्रीज हो रही है। इफ स्टिल ग्रोइंग, बैक ब्रेस, अगर स्कोलियोसिस मजीद ग्रो कर रही है तो उस कंडीशन में हम उसको बैक ब्रेसिंग उसकी कर सकते हैं, ब्रेस लगा सकते हैं, ठीक है। अब ब्रेस प्रिवेंट्स द फर्दर कर्विंग, जो ब्रेस होगा वो फर्दर कर्विंग को प्रिवेंट करेगा, फर्दर कर्विंग को रोकेगा। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, बैक ब्रेसेस कैन बी एडजस्टेड
एज यू ग्रो, ठीक है। जो बैक ब्रेसेस होंगे उनको आप एडजस्ट करते हैं अपने ग्रोथ के साथ साथ। बैक ब्रेसेस वर्क बेस्ट इन पीपल ओवर एज 10, ये उन लोगों में बेस्ट वर्क करेंगे जिनकी जो एज है 10 साल से ज्यादा है। ब्रेसेस डू नॉट वर्क फॉर दोज विद कंजेनिटल और न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। ये वाले जो कंजेनिटल रीजन के हैं या न्यूरोमस्कुलर रीजन के स्कोलियोसिस हैं, उनके अंदर ब्रेसेस काम नहीं करेंगे। ब्रेस काम करेगा सिर्फ और सिर्फ एडियोपैथिक स्कोलियोसिस के अंदर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ब्रेसेस का पता है ना, ब्रेस क्या काम करते हैं? सुना हुआ है नाम? Yes, sir. जी। स्कोलियोसिस सर्जरी involves correcting the curve as much as possible। अगर स्कोलियोसिस की वजह से जो डेली लाइफ के काम है, ठीक है, जो डेली लाइफ रूटीन है वो डिस्टर्ब होना चाहिए शुरू हो जाए, ठीक है, पेशेंट अपने जो डेली लाइफ के काम है वो परफॉर्म ना कर सके, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पे फिर क्या करते हैं, करेक्टिव सर्जरी की जाती है। Curve as much as possible, the spine bones are held in place with one or two metal rods। इसमें क्या करेंगे कि स्पाइन बोन्स को अपनी जगह पे सीधा करके मेटल रॉड्स की मदद से उनको फिक्स कर देंगे, which are held down with hooks and screws until the bone heals together। और उस उन मेटल्स और रॉड्स को उस टाइम तक उस जगह पे फिक्स रखा जाता है जब तक कि बोन उसी पोजीशन में हील नहीं हो जाता, ठीक है ना। यानी कि बोन को सीधा करके जो कर्व थी उसको मैक्सिमम जितना हो सकता था, ये नहीं है कि वो टोटली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तो थोड़ा बहुत होगा तो पॉसिबिलिटी है। अगर स्कोलियोसिस जो है वो वर्स था तो उसको हम मैक्सिमम कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन उसमें 100% कभी नहीं हो सकता। स्कोलियोसिस उसमें परसिस्ट करेगा, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा उसको उस कर्व को कम किया जा सके, ठीक है। उसको अपनी एक स्ट्रेट करके रॉड्स की मदद से उसको फिक्स कर दिया जाता है और उस टाइम तक फिक्स रखा जाता है जब तक कि वो बोन्स आपस में हील नहीं हो जाते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सो रहे हैं सबके सब? No, sir. Scoliosis treatment may also include emotional support. Some kids, especially teens, may be self-conscious when using a back brace, ठीक है। इसमें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो यूजुअली किड्स में होता है तो किड्स जो होते हैं वो डाउन फील करते हैं एज कम्पेयर टू अदर किड्स, ठीक है। उनको जब देखते हैं तो वो डाउन फील करते हैं, ठीक है। इसलिए फिजिकल थेरेपी एंड अदर स्पेशलिस्ट to help explain the treatment and make sure the brace benefits। ब्रेस फिट्स करेक्टली। इसमें क्या है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हो उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, उनको एतमाद में दो, ठीक है। उनके एतमाद में लेने के बाद वो काम करो ताकि वो लो फील ना करे। बैक ब्रेस बांधने के बाद वो और ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं स्कोलियोसिस की? ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है इन सीवियर स्कोलियोसिस, लो बैक पेन हो सकती है, लो सेल्फ स्टीम हो सकती है, क्योंकि बच्चों में होता है तो बच्चे लो फील करते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट पेन इफ देयर इज वियर एंड टियर ऑफ द स्पाइन बोन्स। एक कर्वेचर की वजह से एक साइड पे जो पेशेंट का मोस्टली जो वेट होगा तो उस वजह से स्पाइन बोन का जो है वियर एंड टियर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वियर एंड टियर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से परसिस्टेंट पेन होगी। स्पाइनल इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी, स्पाइनल इन्फेक्शन हो सकती है। स्पाइन और नर्व डैमेज फ्रॉम एन अनकरेक्टेड कर्व और स्पाइनल सर्जरी। जिस वक्त एक अगर डिफेक्ट को करेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, स्कोलियोसिस को करेक्ट नहीं किया गया तो उसकी वजह से कोई नर्व डैमेज हो सकती है कंप्रेशन की वजह से, ठीक है। या ड्यूरिंग सर्जरी जब हम स्कोलियोसिस की करेक्टिव सर्जरी कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी कोई ना कोई नर्व डैमेज हो सकती है तो उसकी वजह से पेन हो सकता है।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अहमद अफजल, आर यू देयर? Ahmed Afzal, are you there? Sabah Sheikh. Yes, sir. Ikra Shaukat. Present, sir. Ahmed Afzal. सर प्रेजेंट। अगर भाई क्लास नहीं लेनी तो क्लास लीव कर सकते हो। सर वो गेस्ट आए हुए थे घर में, क्लास ले रहा हूँ। गेस्ट आए हुए तो मेरी क्लास में अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करना तो आपको क्लास पार्टिसिपेशन के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। उसके बाद है काइफोसिस। काइफोसिस इज अ कर्विंग ऑफ द स्पाइन दैट कॉजेज अ बोइंग ऑफ राउंडिंग ऑफ द बैक। इसमें क्या होगा, पेशेंट सामने की तरफ बेंड होगा, ठीक है, विच लीड्स टू हंच बैक। सामने की तरफ जिस वक्त बेंड होगा उसको हंच बैक या स्लोचिंग पोस्चर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आउटवर्ड जो है जो स्पाइनल कर्व है वो आउटवर्ड उसकी पोचिंग होगी, ठीक है। काइफोसिस में क्या होगा, देयर आर 3 मेन टाइप्स। There are 3 main types: postural kyphosis, Scheuermann's kyphosis and congenital kyphosis, ठीक है। पोस्चरल, Scheuermann's और congenital kyphosis, ये इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। पोस्टरल काइफोसिस क्या होता है? पहली टाइप, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ काइफोसिस, मोर कॉमन इन गर्ल्स देन इन बॉयज, विच इज टिपिकली नोटिस्ड इन एडोलेसेंट एज, ठीक है। ये सबसे कॉमन टाइप है पोस्टरल काइफोसिस, ठीक है। मोस्टली किन में आपको मिलेगा? गर्ल्स के अंदर, टिपिकली नोटिस्ड इन एडोलेसेंट एज। एडोलेसेंट एज के अंदर ये आपको मिलेगा, मोस्टली जो गर्ल्स होंगी वो इन्वॉल्व होंगी। इट इज कॉज्ड बाय पुअर पोस्चर एंड वीकनिंग ऑफ द मसल्स लिगामेंट इन द बैक, ठीक है। पुअर पोस्चर की वजह से उनके जो मसल्स होंगे और उनके जो लिगामेंट होंगे उनके वीकनिंग की वजह से ये वाली पोजीशन बनेगी काइफोसिस की, जिसको हम पोस्चरल काइफोसिस का नाम देते हैं। द वर्टिब्रा आर टिपिकली प्लेस्ड इन पोस्चरल काइफोसिस। It progressively gets worse with time. These people will have symptoms of pain and muscle fatigue. जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये वाली जो कंडीशन है, अगर अपनी पोजीशन को, अपने पोस्चर को वो दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेगा तो ये पोस्चर काइफोसिस जो है वो वर्स होती जाएगी, ठीक है। और उसके साथ फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, पेन की सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, अर्ली फटीग की सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट बताएगा कि वो थोड़ी देर बैठता है तो उसको जो कंधे हैं वो दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसकी गर्दन दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, इस तरह की सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती है। Scheuermann's kyphosis, it is also first noticed during adolescent period. ये भी आपको adolescent period के अंदर मिलेगा। It is a result of structural deformity. किस वजह से होती है? Structural deformity की वजह से होती है Scheuermann's kyphosis. It commonly develops with scoliosis. ये स्कोलियोसिस के साथ डेवलप होती है। जो काइफोसिस के साथ स्कोलियोसिस के साथ डेवलप होती है वो कौन सी है? Scheuermann's kyphosis. रीजन आर वेल नॉट अंडरस्टूड। इसकी जो प्रॉपर रीजन है वो अभी तक नॉट वेल अंडरस्टैंड है, ठीक है। अभी तक उसका कोई पता नहीं है, उसको उसके ऊपर थ्योरीज हैं लेकिन उसका कोई कंफर्म सॉलिड रीजन नहीं मिली कि Scheuermann's kyphosis क्यों होती है और ये उसके साथ ही एसोसिएटेड क्यों होती है। कंजेनिटल काइफोसिस क्या है कि इट इज लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ काइफोसिस, ये सबसे कम होने वाली काइफोसिस है, ठीक है। कंजेनिटली काइफोसिस इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। इट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द वर्टिब्रा प्रायर टू द बर्थ। बर्थ से पहले यानी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर जो वर्टिब्रा है अगर प्रॉपर्ली डेवलप ना हो तो उस वजह से हो सकती है। अकर्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मेनी वर्टिब्रा टुगेदर। और इसमें क्या होगा, जो वर्टिब्रा होंगे वो आपस में फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। फ्यूजन की वजह से जो पोजीशन होगी फिर उसकी वो
एबनॉर्मल होगी, जिसको कंजेनिटल काइफोसिस का नाम है। etiology, incidence and risk factor of kyphosis, it can occur at any age, किसी भी एज में हो सकता है। very rare at birth, यानी कि congenital kyphosis जो है वो बहुत rare है। postural kyphosis occurs as a result of poor posture and weakening of muscle and ligaments, ठीक है। जो पोस्टल काइफोसिस है मसल्स की और लिगामेंट्स की वीकनिंग की वजह से होती है, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो थोड़ा गर्दन झुका के बैठे रहते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, गर्दन झुका के बैठने की वजह से, एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से, ठीक है, उनके अंदर ये काइफोसिस डेवलप हो जाता है। कंजेनिटल काइफोसिस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रा और फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा। जो कंजेनिटल काइफोसिस है क्यों होता है, या तो जो वर्टिब्रा है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए, या जो वर्टिब्रा जो डेवलप हुए हैं वो आपस में फ्यूज हो गए। नॉर्मली ये फ्यूज नहीं होते, इनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अगर ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये इनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes. Kyphosis. Other causes include certain endocrine disorders, connective tissue disorders, infection, muscle dystrophy, poliomyelitis, spina bifida and tumors. ये कुछ दूसरी causes हैं जो कि kyphosis करवा सकती हैं। Complications क्या हो सकती हैं kyphosis की? Difficulty in breathing only in severe cases, ठीक है। Usually ये उस वक्त complicate करेगा जिस वक्त काइफोसिस along with scoliosis, यानी कि काइफोसिस और स्कोलियोसिस जब कोएग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। फैटीग, इसमें अकेले में भी हो सकता है। अगर काइफोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उस कंडीशन में भी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ठीक है। तो यूजुअली जब ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी करवाता है तो उसमें क्या होता है, काइफोसिस और स्कोलियोसिस कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कम्प्लिकेशन में क्या है, फैटीग, इजी फैटिगेबिलिटी हो सकती है, माइल्ड बैक पेन, राउंड बैक अपीयरेंस, टेंडरनेस एंड स्टिफनेस। उसके अलावा टेंडरनेस हो सकती है और स्टिफनेस हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे काइफोसिस को डायग्नोज करेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री है, साथ में एक्सरे, स्पाइन, पीएफटीज, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, यानी कि लंग्स के ऊपर इसका कितना इफेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम पीएफटीज करवाएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसके बाद है एमआरआई, ठीक है, डिजीज की एक्सटेंट को देखने के लिए। मैनेजमेंट काइफोसिस कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ द डिसऑर्डर, डिपेंड करता है कि किस वजह से काइफोसिस हो रहा है। कंजेनिटल काइफोसिस रिक्वायर्स करेक्टिव सर्जरी एट अर्ली एज। अगर तो कंजेनिटल काइफोसिस है तो उसमें क्या है, जो वर्टिब्रास हैं वो आपस में डिफ्यूज हो चुके होते हैं, ठीक है। तो उन वर्टिब्रास को आपस में जो डिफ्यूज हो गए उनको करेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ करेक्टिव सर्जरी है, ठीक है। तो अर्ली एज में उनकी करेक्टिव सर्जरी कर दी जाती है। Fuhrmann's disorder is treated with braces and physical therapy। क्योंकि इसकी हमें रीजन का नहीं पता तो इसको हम एक तो फिजिकल थेरेपी के थ्रू, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ब्रेसेस के थ्रू इसे ट्रीट करते हैं। काइफोसिस कॉज्ड बाय ट्यूमर्स नीड्स सर्जिकल करेक्शन। जो काइफोसिस ट्यूमर्स की वजह से होता है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, ट्यूमर को एक्ससाइज करेंगे, उस ट्यूमर को निकालेंगे जिसकी वजह से काइफोसिस हो रहा है, ठीक है। डीबल्किंग सर्जरी करेंगे। इज दैट क्लियर? Is that Yes, clear? sir. Lordosis. Lordosis क्या चीज है? Lordosis is a medical term used to describe an inward curvature of a portion of the lumbar and cervical vertebral column. इसमें क्या होगा कि इनवर्ड कर्वेचर होगा किस चीज का? लंबर स्पाइन का। जो लंबर एरिया है वो इनवर्ड उसका कर्वेचर होगा। जिस वक्त इनवर्ड कर्वेचर होगा तो उसका जो लो बैक होगी वो सामने की तरफ, आगे की तरफ हुई होगी, और जो अपर बैक होगी वो बाहर की तरफ निकली हुई होगी। अपर जो चेस्ट होगी वो बाहर की तरफ निकली हुई होगी। जिस तरह बंदा बड़ा ना क्या कहते हैं, तन के खड़ा होता है, ठीक है, उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। Causes of lordosis has been linked to achondroplasia and spondylolithiasis, ठीक है। Lordosis is also associated with poor posture। Achondroplasia के साथ होता है और स्पॉन्डाइलाइटिस के साथ ये लिंक्ड होता है, एसोसिएटेड है। उसके अलावा लॉर्डोसिस क्यों हो सकता है? पुअर पोस्चर की वजह से भी हो सकता है। कंजेनिटल प्रॉब्लम विद द वर्टिब्रा,
अगर वर्टिब्रा में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी हो सकता है, यानी कि फ्यूज्ड वर्टिब्रा अगर हो, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, बैक सर्जरी ऑफ और हिप प्रॉब्लम या बैक सर्जरी की वजह से हो सकता है। इन चिल्ड्रंस विद रिकेट्स में आल्सो लीड टू लॉर्डोसिस, और उन चिल्ड्रंस के अंदर जो जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, यानी कि रिकेट्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें भी आपको ये मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलेगा? प्रोमिनेंस ऑफ बटक, इसमें जो बटक होगी वो प्रोमिनेंट होगी। बैक पेन आपको मिलेगी। पेन डाउन द लेग्स, जो पेन होगी वो नीचे की तरफ मूव करेगी। क्यों? यहाँ से शाइटिक नर्व गुजर रही होती है, ठीक है। जिस वक्त पेशेंट सामने की तरफ उसका कर्वेचर होने की वजह से शाइटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ सकती है। जिस वक्त शाइटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन आएगी तो उसकी शूटिंग पेन होगी, ठीक है। शूटिंग पेन राइट या लेफ्ट लेग में हो सकती है अकॉर्डिंगली, तो उसको शाइटिका बोलते हैं। डायग्नोसिस इसकी क्या है? एक्सरे करवाएंगे, डन टू मेजर एंड एवेलुएट कर्वेचर। एक्सरे से हम देखेंगे कि एक तो मेजर करना है और एवेलुएट करना है कि कर्वेचर कितना है। बोन स्कैन टू एवेलुएट डिजनरेटिव और आर्थराइटिक चेंजेस, आल्सो हेल्प टू फाइंड आउट बोन ट्यूमर, ठीक है। बोन स्कैन से हमें एक तो डिजनरेटिव चेंजेस का पता चलेगा, और दूसरी अगर बोन के अंदर कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस चल रही हैं उनका हमें पता चलेगा। डिजनरेशन हो रही है यानी कि बोन अगर खत्म हो रही है, या बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, या उस जगह का कोई ट्यूमर है, तो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी बोन स्कैन से। MRI टू रूल आउट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, MRI कराएंगे रूल आउट एसोसिएटेड प्रॉब्लम के आया कि वर्टिब्रा की वजह से स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, या डिस्क को, किसी और चीज़ को नुकसान तो नहीं पहुंचा, तो उस चीज़ को रूल आउट करवाने के लिए MRI करवाएंगे। CT स्कैन करवा सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैनेजमेंट ऑफ लॉर्डोसिस बेस्ड ऑन चाइल्ड्स एज, बच्चे की एज कितनी है, ओवरऑल हेल्थ, उस हेल्थ के मुताबिक उसकी मैनेजमेंट को डिसाइड किया जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री, कॉजेज एंड एक्सटेंट ऑफ द कंडीशन, ठीक है। उसकी एज, उसकी हेल्थ, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, और किस वजह से लॉर्डोसिस हो रही है और कितनी हद तक लॉर्डोसिस हुई है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी मैनेजमेंट जो होगी वो डिसाइड की जाएगी। Goals of treatment is to stop the progression of the curve, prevent deformity. इसमें हमारा जो गोल होता है वो ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो डिफॉर्मिटी हो रही है उसको रोका जाए, ठीक है, उसको मजीद आगे प्रोग्रेस होने से रोका जाए। सिंपल एक्सरसाइजेज आर सफिशिएंट इफ लॉर्डोसिस इज एसोसिएटेड विद पुअर पोस्चर। अगर तो पुअर पोस्चर की वजह से लॉर्डोसिस हो रहा है तो उसमें सिंपल जो एक्सरसाइजेज हैं उनको इनकरेज किया जाता है, उनसे ये वाली जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। बाद है फ्लैट बैक सिंड्रोम। फ्लैट बैक सिंड्रोम इज एन एबनॉर्मल कंडीशन वेयर द स्पाइन लूजेस इट्स नेचुरल लो बैक कर्व टू बिकम फ्लैट। इसमें क्या होगा, जो लो बैक पे आप नॉर्मली देखें कर्व होती है, फ्लैट बैक सिंड्रोम में वो वाली जो कर्व है वो लो बैक जो होती है वो अपनी कर्व लूज कर देती है। स्पाइन बिकम इम्बैलेंस्ड, इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पाइन होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। एंड पेशेंट लीन्स फॉरवर्ड, क्योंकि वो सीधा होकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जिस वक्त भी पेशेंट सीधा होगा उस टाइम पे उसी का पे कर्व बनती है। जब वहाँ पे जो बैक है वो बिल्कुल फ्लैट होगी, वहाँ पे कर्व नहीं बन सकेगी, तो पेशेंट स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकेगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ द नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस कैन प्रोड्यूस फिक्स्ड सैजिटल इम्बैलेंस रिजल्टिंग इन फ्लैट बैक डिफॉर्मिटी। जिस वक्त लॉर्डोसिस को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है तो उसकी वजह से उसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि फ्लैट बैक सिंड्रोम हो सकता है। समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. What are the symptoms of flat back syndrome? Difficulty in standing upright, सीधा खड़े होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लो बैक पेन, थाई पेन एंड ग्रोइन पेन, ठीक है। ग्रोइन एरिया में पेन होगी, उसके अलावा थाइज में पेन होगी। सिम्टम्स ऑफ शैटिका, इसमें शैटिका के सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ शैटिका nerve compression and spinal stenosis with leg pain and weakness exacerbated by walking। ये वाली जो वीकनेस होगी और ये वाली जो पेन होगी जिस वक्त पेशेंट वॉक करेगा उस टाइम पे वर्स होगी, ठीक है। नेक एंड अपर बैक पेन
as they strain to align themselves. जिस वक्त पेशेंट चलने की कोशिश करेगा, ठीक है, उस वक्त वो कोशिश करेगा कि अपने आप को थोड़ा सा ना अपराइट करे। जिस वक्त अपराइट करने की कोशिश करेगा तो उस वजह से थोड़ा लंबे टाइम तक वो इस कोशिश को बरकरार रखेगा, तो उसकी वजह से नेक पेन हो सकती है, ठीक है, और अपर बैक पेन हो सकती है, क्योंकि अपर बैक और नेक जब उसको इस लो बैक फ्लैट बैक सिंड्रोम को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से अपर बैक और लो बैक जब लंबे अरसे तक एक स्पेसिफिक पोजीशन में रहेंगे तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगे। स्टिफ होने की वजह से पेन स्टार्ट हो जाएगी। द पेशेंट सिम्टम्स टिपिकली विल वर्सन एज द डे प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे दिन पास हो गए, यानी कि सुबह से जैसे जैसे शाम होगी तो उसकी ये सिम्टम्स जो होंगी वर्स होंगे, क्योंकि दिन के टाइम पे उसने वॉक करनी होगी, अपने जो डेली के काम है वो करने होते हैं, ठीक है। जिस वक्त वो कोशिश करता रहता है तो वैसे वैसे जो उसके सिम्टम्स हैं वो पेन वगैरह है वो वर्स होगी। विद अ सेंस ऑफ फैटीग एंड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन एबिलिटी टू अचीव इरेक्ट पोस्चर, ठीक है, वो सीधा खड़े होने की वो कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता, ठीक है। पेशेंट फ्लेक्स और बेंड देयर हिप्स। अब अपने आप को सीधा खड़ा करने के लिए वो क्या करेगा, फ्लेक्स और बेंड देयर हिप्स एंड नी टू अलाउ देम टू ऑब्टेन एन अपराइट पोजीशन। वो अपने नीज को बेंड करेगा और हिप्स को फ्लेक्स करेगा ताकि अपने आप को एक स्ट्रेट पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में लेके आ सके, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। कॉजेज इसकी क्या हो सकती हैं? रिडक्शन ऑफ नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस। नॉर्मल लंबर लॉर्डोसिस को अगर रिड्यूस किया जाए तो उसकी वजह से हो सकती है can produce fixed genital imbalance resulting in flat back deformity, degenerative disc disease की वजह से हो सकती है progressive degeneration of the intervertebral disc, or the shock absorber of the spine may lead to a loss of height in the front part of the spine. इसमें क्या होगा कि स्पाइन का जो फ्रंट पार्ट है उसमें जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, अगर वो अपना फ्रंट पोर्शन जो है वो लूज कर दे तो जो स्पाइन होगी, जो वर्टिब्रास होंगे वो सामने की तरफ झुक जाएंगे। इस वक्त सामने की तरफ झुक जाएंगे तो फ्लैट बैक सिंड्रोम होगा। पोस्ट लेमिनेक्टमी syndrome, patient previously treated with a laminectomy or other lumbar surgery to decompress the spinal nerve to treat stenosis, यानी कि अगर स्पाइनल नर्व कंप्रेशन हो रही हो तो उसको ट्रीट करने के लिए लेमिनेक्टमी की जाती है, ठीक है। तो उस सर्जरी के नतीजे में फ्लैट बैक सिंड्रोम हो सकता है। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर। Compression fractures are often the result of weak spinal bones due to osteoporosis. जो spinal fractures होते हैं वो किस वजह से होते हैं? जिस वक्त जो स्पाइन की बोन्स है वो किसी वजह से वीक हो चुकी हैं। किस वजह से वीक होती हैं? ओस्टियोपोरोसिस की वजह से। तो उस वक्त भी फ्लैट बैक सिंड्रोम हो सकता है। Ankylosing spondylitis, this is also a cause of flat back syndrome, chronic inflammatory disease that causes stiffness and arthritis throughout the entire spine. तो उस वजह से भी फ्लैट बैक सिंड्रोम हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एक तो हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में हमें पता चलेगा कि कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, या कोई ट्यूमर था, या कोई जो भी उसकी सर्जरी मिले, हिस्ट्री मिलेगी। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की हिस्ट्री मिलती है तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वो हमारी प्रोविजनल डायग्नोसिस को कंसोलिडेट करेगा। तो उसको मजीद कंसल्टेट करने के लिए हम एक्सरे स्पाइन कराएंगे जो हमारे डायग्नोसिस को कंफर्म करवाएगा, ठीक है। मजीद अगर हम नर्व की स्टडी करना चाहते हैं कि कोई नर्व कंप्रेशन तो नहीं है ये, तो उसके लिए हम MRI करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? मैनी पेशेंट विद लंबर फ्लैट बैक सिंड्रोम मे बी ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। इन पेशेंट को यूजुअली विदाउट सर्जरी ट्रीट किया जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट टिपिकली इंक्लूड्स appropriate exercise routine to include aerobic fitness, weight bearing exercise and core muscle strengthening, ठीक है। इनमें क्या है कि एक्सरसाइजेस एडवाइस की जाती हैं, ठीक है। यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट इसको ट्रीट करवाते हैं। मेन एरियाज ऑफ एक्सरसाइज फॉर फ्लैट बैक एक्सरसाइज टू मेंटेन नॉर्मल pelvic position, for optimal all alignment of the spine, for encouraging anterior pelvic tilt और on the sagittal plane, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है
कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो है उसको सजाइटल प्लान के ऊपर इनकरेज करवाने के लिए एक्सरसाइज करवानी है। हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल जो है उनकी लेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी है टू इम्प्रूव द एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हिप फ्लेक्सर्स, और हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस एडवाइस करनी है। एक्सरसाइज टू इम्प्रूव जनरल लोअर बैक वर्टिब्रल मोबिलिटी, ठीक है। Some patients with structural problems or severe curvature may ultimately require surgical reconstruction. जिनका जो प्रॉब्लम है, अगर severe structural problem हो जाए या कोई nerve compression हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। The goal of the lumbar flat back syndrome surgery is to improve the patient's pain and spinal alignment. और हमारी सर्जरी का गोल सिर्फ ये होगा कि पेशेंट की जो पेन है उसको रिलीव किया जाए और इसके जो अलाइनमेंट है उसको इम्प्रूव किया जाए। Up till now, if you have any confusion, you can ask.